चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंडेस 105 नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉन करंट असेट्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऐसे असेट्स जो करंट असेट्स नहीं है उनको नॉन करंट असेट्स कहा जाता है। तो अब करंट असेट्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, करंट असेट्स क्या है, सबसे पहले 2 पॉइंट सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे असेट विच एक्सपेक्ट टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड से 12 महीने के अंदर अगर वो कैश में रियलाइज हो जाएंगे या कैश इक्विवेलेंट्स हैं तो आप उसको करंट असेट कहेंगे। या इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट और इंटेंड्स टू सेल और कंज्यूम इट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब इन 2 पॉइंट्स को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। सपोज 31 मार्च आपका रिपोर्टिंग पीरियड है, यहां से आपका 12 मंथ्स का पीरियड है नेक्स्ट 31 मार्च तक, और आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 4 मंथ्स की। ऑपरेटिंग साइकिल वैसे आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूं कि जैसे आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो गुड्स प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके सेल करते हैं, सेल करके कैश कलेक्ट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो सपोज जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी एंटिटी है, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल 4 मंथ्स की है। तो यहां पर आपको दोनों में से हायर जो है उसको कंसीडर करना होता है। तो सपोज आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 4 मंथ्स की है और 12 मंथ्स का टाइम यहां डेफिनेशन में ही गिवन है आपको। तो दोनों में से कौन सा हायर है, 12 मंथ्स, तो 12 महीने का पीरियड कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द असेट एज करंट असेट। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा असेट है जिसको आप विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रियलाइज हो जाएगा या इंटेंड टू सेल या कंज्यूम हो जाएगा, तो आप उसको एज करंट असेट क्लासीफाई करते हैं। एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज 31 मार्च है, 12 मंथ्स का पीरियड, लेकिन आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 20 महीने की है। तो यहां पर आप करंट असेट डिफाइन करने के लिए पीरियड ऑफ 20 मंथ्स जो है उसको कंसिडर करेंगे। समझ में आई बात? तो पीरियड ऑफ 20 मंथ्स विल बी कंसिडर इन दिस केस। तो होपफुली आपको क्लियर है कि ये 12 मंथ्स और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, या तो 12 मंथ्स में हो जाए या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए। सिंपल वर्ड्स में दोनों में हायर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। अगर कोई एसेट आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदते बेचते हो तो वो करंट असेट ही कहलाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, द असेट इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। कोई भी एसेट आप पे कैश या कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है कि आपको कम मिलेगी। ठीक है, अब आगे भी लिखा हुआ है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं उसको आप करंट असेट्स तो कहेंगे, अनलेस, मतलब अगर ये कैटेगरी है तो फिर आप उसको करंट असेट नहीं कहेंगे। क्या, द असेट इज रिस्ट्रिक्टेड। असेट का मतलब यहाँ पे क्या है, असेट का मतलब यहाँ पे है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसी लाइन में यूज हो रहा है ना। द असेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज। आप उस कैश या कैश इक्विवेलेंट को एक्सचेंज नहीं कर सकते और यूज टू सेटल अ लायबिलिटी या लायबिलिटी सेटल में इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब सपोज 31 मार्च को आपके पास कुछ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हैं जिसको आप यूज नहीं कर सकते फॉर द पीरियड अप टू 12 मंथ्स। 12 महीने तक आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो उस केस के अंदर ऐसे कैश या कैश इक्विवेलेंट को आप जो है करंट असेट की कैटेगरी में डिफाइन नहीं करेंगे, वो नॉन करंट असेट कहलाएगा। और जनरली ये किसी लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से तो हो सकता है, बाकी और किसी केस में मिलना थोड़ा सा रेयर है। अब पढ़िए जरा, द असेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज टू सेटल अ लायबिलिटी। मतलब आप उसको किसी के साथ एक्सचेंज या लायबिलिटी सेटलमेंट में यूज नहीं कर सकते फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सो होपफुली ये लाइन जो है आपको एकदम क्लियर हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करंट असेट्स की, नॉन करंट असेट्स की एंड कैश इक्विवेलेंट की हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब कुछ बेसिक वर्ड्स को और समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। देखिए, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब क्या है।
अगर आप इंड एस देखें ध्यान से तो हमने क्या पढ़ा था, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी का वो कंपोनेंट दैट ईदर हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ और क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, या तो जिसको डिस्पोज्ड ऑफ किया जा चुका है या उसको हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासिफाई किया गया है। अभी कंपोनेंट का मतलब क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी का मतलब है कि ऐसा एंटिटी का पार्ट जिसके ऑपरेशंस एंड कैश फ्लो क्लियरली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं फॉर ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटिटी है जो अपना प्रोडक्ट डेवलप करती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करती है, और उसका नॉर्थ इंडिया के अंदर बिजनेस है एज वेल एज साउथ इंडिया के अंदर उसका बिजनेस है, और दोनों के ऑपरेशंस सेपरेट है। नॉर्थ इंडिया का प्रोडक्शन प्लांट अलग है, साउथ इंडिया का प्रोडक्शन प्लांट अलग है, दोनों के फाइनेंशियल्स आप अलग अलग बना सकते हो। तो बेसिकली ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस से आप उसे क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, तो वो एक कंपोनेंट है। सपोज एक एंटिटी दूसरी है जो टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर है, स्टेशनरी बिजनेस के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हर डिवीजन जो है एक अपने आप में एक सेपरेट कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एंटिटी। क्लियर है? तो कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट हैज बीन ईदर डिस्पोज्ड ऑफ और इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एंड रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, स्टेशनरी, या ज्योग्राफिकल ऑफ ऑपरेशन जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, या is a part of single coordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operations। मतलब suppose एंटिटी है, उसका टेक्सटाइल बिजनेस है और वो टेक्सटाइल बिजनेस आगे नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में चलता है, और इसको भी आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नाउ कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने टेक्सटाइल बिजनेस को बंद कर देंगे, पहले नॉर्थ इंडिया के फिर साउथ इंडिया के, ठीक है। तो नाउ इस केस के अंदर वो टेक्सटाइल बिजनेस पूरा डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, पहले नॉर्थ इंडिया फिर साउथ इंडिया। तो पहले जब नॉर्थ इंडिया का देखें तो एक पार्ट है सिंगल कोऑर्डिनेट प्लान का टू डिस्पोज ऑफ ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। क्लियर है? या कोई आपने सब्सिडरी एक्वायर करी है, किस पर्पस से कि आप उसको रीसेल ही करेंगे, आपका मकसद ही उसको एक्वायर करते हुए है, तो भी आप उसको एज ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं, एक बार समझ लेते हैं ताकि जब हम टॉपिक पढ़ें तो कोई दिक्कत ना आए। डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? जब भी मैं वर्ड डिस्पोजल ग्रुप यूज करूंगा इसका मतलब होगा ग्रुप ऑफ असेट्स जिसको आपको डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन जब हम वर्ड ग्रुप यूज कर लेंगे तो उस अगर कोई ग्रुप ऑफ असेट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसके साथ जो उसकी लायबिलिटीज जुड़ी हुई हैं वो भी डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट माना जाएगा। ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एसोसिएटेड विद सच एसेट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। इट मे बी अ ग्रुप ऑफ कैश जनरेटेड यूनिट, एक सिंगल सीजीयू और अ पार्ट ऑफ सीजीयू। कैश जनरेटेड यूनिट ये वर्ड बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ असेट जिसके कैश इनफ्लोज जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं उसको हम ये क्या बोल देते हैं? कैश जनरेटेड यूनिट। वर्ड हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था। बेसिकली कोई भी ऐसे असेट्स, ग्रुप ऑफ असेट्स अगर बिजनेस के अंदर है जिसके इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज हैं वो एक कैश जनरेटेड यूनिट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फर्म परचेज कमिटमेंट, नाम से ही पता लगता है कि कोई एग्रीमेंट किया हुआ है आपने लेकिन अनरिलेटेड पार्टी से, मतलब वो रिलेटेड पार्टी एंटिटी में किसी डायरेक्टर के रिलेटिव या एंटिटी में किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं है। बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज एंड यूजुअली लीगली एनफोर्सेबल, वो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। दैट स्पेसिफाइज ऑल सिग्निफिकेंट टर्म्स इंक्लूडिंग द प्राइस एंड टाइमिंग, कि किस प्राइस पे और किस टाइम पे वो ट्रांजेक्शन खत्म करनी है। एंड इंक्लूड्स अ डिसइंसेंटिव फॉर नॉन परफॉर्मेंस दैट इज सफिशिएंटली लार्ज टू मेक परफॉर्मेंस हाईली प्रोबेबल। मतलब सपोज एंटिटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सर्टेन गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑन अ वर्थ ऑफ रुपीज 50 लाख रुपीज, ठीक है, और अगर वो फेल हो जाते हैं उसे प्रोवाइड करने में तो वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे ऑफ रुपीज 35 लाख रुपीज। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है? फर्म परचेज कमिटमेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉन परफॉर्मेंस की गई तो 35 लाख रुपए का जो है एक अच्छा खासा कंपनसेशन देना पड़ेगा। इंक्लूड्स अ डिसइंसेंटिव फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ये कंपनसेशन क्या एक डिसइंसेंटिव है नॉन परफॉर्मेंस अगर नहीं किया तो, जो कि सफिशिएंटली लार्ज है, इतना तो आपने कमाना नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टू मेक द परफॉर्मेंस हाईली प्रोबेबल। तो बंदा कहेगा भैया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म
कर दो, यस और नो। वैल्यू इन यूज, ये वर्ड भी हम देख चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द असेट। ये हमने इंटेंजिबल्स में देखा था कि जो भी फ्यूचर के अंदर आपको उस पर्टिकुलर असेट से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज आने वाले हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकाल लेते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए इन वर्ड्स को, ताकि जब हम मेन इंड एस पे अपनी डिस्कशन शुरू करें तो ये वर्ड्स पे मुझे डिस्कशन आपके साथ ना करना पड़े। खासकर ये डिस्पोजेबल ग्रुप आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कोई भी ग्रुप ऑफ असेट्स या उनके साथ में जो लायबिलिटीज एसोसिएटेड हैं जिसको एंटिटी अब डिस्पोज ऑफ करने जा रही है उसको हम सिंपली डिस्पोजेबल ग्रुप कहेंगे। फटाफट इसको एक बार देखिए। थैंक यू। Classification of non-current asset as held for sale or as held for distribution to owners। बड़े ध्यान से देखिएगा कब आप non-current asset को as held for sale क्लासीफाई करेंगे। अगर आप नॉन करंट असेट को यूज नहीं करेंगे, रादर देन उसका अमाउंट आप रिकवर करेंगे सेल ट्रांजैक्शन से, तो आप उसे नॉन करंट असेट एज हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हैं। देखिए, नॉन करंट असेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इफ द अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू अ सेल ट्रांजैक्शन रादर देन थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, असेट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन, और सेल जो है वो हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ने की ज़रूरत है, जो हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। देखिए, जब आप बात करते हैं नॉन करंट असेट्स की तो बाय डिफॉल्ट इट इंक्लूड्स डिस्पोजल ग्रुप्स। डिस्पोजल ग्रुप्स क्या होते हैं, हमने देखा था, ग्रुप ऑफ असेट्स या उससे एसोसिएटेड जो भी लायबिलिटीज आपको डिस्पोज ऑफ करनी है। डिस्पोजल ऑफ इंडिविजुअल असेट है, नॉन करंट असेट है, क्या इंड एस 105 एप्लीकेबल होगा? यस। इंडिविजुअल असेट है लेकिन करंट असेट है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ग्रुप ऑफ असेट्स है, करंट और नॉन करंट असेट्स दोनों है, तो यस ये एप्लीकेबल होगा। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ असेट्स लाइक डिस्पोजल ग्रुप और उस पे करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स हैं तो भी इंड एस 105 एप्लीकेबल होगा। ये बात आपको समझनी है। अब क्या मतलब है अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन होना चाहिए और सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, इसके ऊपर अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन को। देखिए, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन का मतलब क्या है? एन असेट कैन नॉट be classified as non-current asset held for sale if the entity intends to sell it in a distant future। बड़े ही नेगेटिव मैनर में उसका आंसर दिया गया है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि असेट जो है वो अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए प्रेजेंट कंडीशन में, तो क्या लाइन लिखी हुई है कि अगर एंटिटी उसको बेचना चाहती है डिस्टेंट फ्यूचर में, अभी नहीं बेचना चाहती, कब बेचना चाहती है? डिस्टेंट फ्यूचर में, तो उसको आप नॉन करंट असेट या नॉन करंट डिस्पोजल ग्रुप नहीं कहेंगे। इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन। अब डिस्टेंट फ्यूचर को कवर अप नहीं किया, इसके बेसिस पर यहां पर आपको टोटल 8 एग्जांपल्स दिए, 8 ट्रांजैक्शन, जिससे हम इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर बिल्डिंग टू बी वेकेंट बिफोर सेल, बिल्डिंग हमें वेकेंट करनी पड़ेगी सेल करने से पहले। ऑब्वियसली यही होता है जनरली, आप बिल्डिंग बेचते तो खाली तो करोगे, ये थोड़ा ना उसमें सामान रहेगा आपका। अब उसमें ये चीज बोली है कि यूजुअली एंड कस्टमर टाइम रिक्वायर्ड टू वेकेट द बिल्डिंग, मतलब आपका बिल्डिंग का सौदा हो गया, आप 3 महीने का समय लोगे और बिल्डिंग खाली कर दोगे। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो एक कस्टमरी नेचर का है और वो जनरली लगता है, वो ट्रांजैक्शन का नेचर ही ऐसा है। तो क्या इसको हम अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल मान ले? यस, इसको हम अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल मान लेंगे। लेकिन बिल्डिंग टू बी वेकेंट बिफोर सेल and replacement needs to be available before building can be vacated। Suppose entity decided कि वो अपना हेड ऑफिस बेचेगी, लेकिन हेड ऑफिस बेचने से पहले उसको कहीं पर जगह देखनी पड़ेगी जहां पर वो अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर सके। Yes or no? Replacement needs to be available before building can be vacant। तो यहां पर चाहे एंटिटी ने डिसीजन लिया है कि वो हेड ऑफिस डिस्पोज ऑफ करेगी, लेकिन आप इसको अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं मान सकते जब तक रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं हो जाता। तो इसको आप नहीं मानेंगे अनटिल रिप्लेसमेंट बिकम्स अवेलेबल। कस्टमरी है तो बात अलग है, लेकिन सपोज एंटिटी भी कोई सरप्लस बिल्डिंग पड़ी थी, उसमें थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था और वो जो है एंटिटी बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन हेड ऑफिस है, रिप्लेसमेंट चाहिए और रिप्लेसमेंट है या नहीं, तो आप कैसे मान लोगे कि वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल है? समझ में आई बात?
सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एंटिटी अपना कोई प्रोडक्शन प्लांट बेचना चाहती है, लेकिन प्रोडक्शन प्लांट बेचने से पहले कुछ उसके पास पेंडिंग बैकलॉग है अनकम्प्लीटेड ऑर्डर्स का और उसको वो क्लियर करने की जरूरत है। तो जब तक वो बैकलॉग अनकम्प्लीटेड ऑर्डर्स का पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उसे अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं मान सकते। समझ में आ रही है बात? सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अलॉन्ग विद बैकलॉग ऑफ अनकम्प्लीटेड ऑर्डर, मतलब आप जिसको बेचोगे वो ही सारे के सारे आपके अनकम्प्लीट ऑर्डर जो है पूरे करेगा आपकी इस तरीके की। उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो गई है कि आप उसे प्रोडक्शन प्लांट बेचेंगे, प्लस जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसी की ड्यूटी होगी कि वो उन पेंडिंग ऑर्डर्स को कंप्लीट करे और आपके बायर्स भी इस बात पे एग्री हैं। तो यस, इसको आप अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल मान सकते हैं। आपको बिल्डिंग बेचनी है हायर वैल्यू पे और उसके लिए बिल्डिंग में कुछ रेनोवेशन करवानी पड़ेगी, तभी आप उसे हायर वैल्यू पे बेच पाएंगे। तो क्या इसे अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल मान ले? नहीं, जब तक आप वो रेनोवेशन नहीं करवा लेते तब तक आप उसे अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं मानेंगे। बिल्डिंग आपने सेल के लिए रखी हुई है लेकिन डिले हो रहा है किसी लीगल प्रोसेस वैल्यूएशंस की वजह से, तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको आप अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल मान सकते हैं। नॉन करंट असेट है सेल के लिए, कुछ उसमें माइनर एक्टिविटीज करनी है बिफोर सेल जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट नेचर की है, थोड़ी बहुत मरम्मत करवा दी, कुछ पेपर्स क्लियर करवाने, समथिंग लाइक दैट, तो आप इसे मान सकते हैं अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन अगर मेजर एक्टिविटीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी सेल करने से पहले विच आर सिग्निफिकेंट इन नेचर, तो उसको आप जो है अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं मानेंगे जब तक वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो जाती। तो सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आप नॉन करंट असेट को एज हेल्ड फॉर सेल मानेंगे, लेकिन असेट जो है वो अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए प्रेजेंट कंडीशन में। और अवेलेबल फॉर सेल को लेके हमने सारे एग्जांपल्स देखे, तो ये अवेलेबल फॉर सेल का मतलब कि ट्रांजैक्शन हुई और अगर कोई कस्टमरी टाइम लगता है दैट इज अ सेपरेट इशू, बट अगर मेजर टाइम लगता है तो हम उसको अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं मान सकते। कंपनी एंटिटी की ये इंटेंशन है कि उसको डिस्टेंट फ्यूचर में बेचेगी, अभी नहीं बेचेगी, तो भी आप उसको नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल नहीं मान सकते। ये एग्जांपल बहुत अच्छे से करिएगा, इसी के ऊपर आपको एग्जाम में कोई ना कोई केस स्टडी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। अब जब आप बात करते हैं कि सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो हाईली प्रोबेबल है या नहीं है, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए बात करते हैं सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या है। देखिए, अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम उसे कहेंगे हाईली प्रोबेबल है। अब ये 5 कंडीशन इंग्लिश में लिखी हुई है, देसी भाषा में भी मैं आपको समझाऊंगा। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कमिटेड टू अ प्लान टू सेल द असेट और डिस्पोजल ग्रुप। जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, एप्रोप्रिएट मतलब जो भी इससे रिलेटेड है, वो कमिटेड है कि भैया ये असेट को हमें बेचना ही बेचना है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। मतलब देसी भाषा के अंदर बेचकर ही छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक एक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है कि टू ट्रेस द बायर एंड कंप्लीट द सेलिंग प्लान मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड, कि भैया फटाफट बायर को ढूंढना शुरू करो। तो उसके लिए प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। अब हो सकता है एडवर्टीजमेंट्स दे दी गई हों, लोकल डीलर्स को बताया, मतलब बायर ढूंढना चालू है। तीसरा, असेट मस्ट बी एक्टिवली मार्केट फॉर सेल एट ए प्राइस दैट इज रीजनेबल इन रिलेशन टू द करंट फेयर वैल्यू। सबको पता है कि भैया प्रॉपर्टी बिकाऊ है एंड जो सेल है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। ये नहीं कि आप अननेसेसरी फालतू प्राइस मांग रहे हो, कि बोलते रहो कि बेचना है और 1 करोड़ की चीज के 1.5 करोड़ मांग रहे हो, तो दैट इज समथिंग नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। द सेल ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। जिस दिन आप उसे हेल्ड फॉर सेल बोल रहे हो उससे 1 साल के अंदर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 1 साल में आप प्रॉपर्टी का काम तमाम कर दोगे। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट जनरली ये माना जाएगा कि हाँ, 1 साल में आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सिग्निफिकेंट चेंजेस टू और विड्रॉल फ्रॉम द प्लान टू सेल द असेट आर अनलाइकली। बहुत रेयर चांसेस हैं कि मैनेजमेंट अपने डिसीजन से वापस हटेगी, मतलब पीछे नहीं हटना। तो ये 5 बातें अगर हो रही हैं, पांचों की पांचों फॉलोइंग 5 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, तभी आप उसको हाईली प्रोबेबल कहोगे, अदरवाइज आप उसे हाईली प्रोबेबल नहीं कहोगे। तो मेन कीवर्ड्स याद रखिए, कमिटेड, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक्टिव प्रोग्राम टू ट्रेस द बायर, एक्टिवली मार्केट किया जा रहा है, विद इन 1 ईयर आप डिस्पोज ऑफ कर लेंगे, और देयर आर रेयर चांसेस कि मैनेजमेंट अपने डिसीजन से
जो उन्होंने लिया है इस असेट को डिस्पोज ऑफ करने का, उससे विड्रॉ करेगी। समझ में आई बात? श्योर। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, लाइकलीहुड ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ असेसमेंट। अब ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, दो ट्रांजेक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी हमारे पास है, एक सेल होनी है नॉन करंट असेट की, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल है, टू बी हेल्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब आप कोई नॉन करंट असेट, बिल्डिंग, प्रोडक्शन फैसिलिटी कुछ भी बेचना चाहते हो, लेकिन शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है, जो कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ही मिल सकता है। ठीक है, मतलब 31 मार्च तक नहीं मिल पाएगा। शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड द कंपनी विद साइंड इरिवोकेबल एग्रीमेंट स्टेटिंग दैट दे विल वोट इन द फेवर ऑफ द डिस्पोजल। चाहे वो मीटिंग शेयर होल्डर्स की अप्रैल में होनी है, 31 मार्च के बाद होनी है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने क्या किया, अपना एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और उसमें बोल दिया कि हम इसके फेवर में ही वोट करेंगे, आप इसको डिस्पोज ऑफ कर लो। ये 31 मार्च से पहले पहले शेयर होल्डर्स ने साइन करके दे दिया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हाईली प्रोबेबल टेस्ट जो है वो मेट हो रहा है, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड टू प्लान टू सेल द असेट है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मेन जो अप्रूवल था वो मिल गया, चाहे फॉर्मली वो एक मीटिंग में भी होना बाकी है, लेकिन आपने साइन करवा लिया और वो इरिवोकेबल एग्रीमेंट्स है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी एग्जाम में एज इट इज आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, इसे मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम पे अच्छे से देखना। सब्सिडरी अप्रूव्ड अ प्लान टू डिस्पोज द नॉन करंट असेट टू होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ने कोई एक प्लान अप्रूव किया कि वो अपना कोई नॉन करंट असेट होल्डिंग कंपनी को बेचेंगे, और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन हुआ? खुद होल्डिंग कंपनी हुई, हाँ या ना भाई? सब्सिडरी है, उसके अंदर होल्डिंग के मेजॉरिटी शेयर्स होंगे ना। तो सब्सिडरी ने बोला कि हम अपना प्रोडक्शन प्लांट जो है वो होल्डिंग को बेचेंगे सपोज, और मेजॉरिटी शेयर होल्डर मतलब पेरेंट कंपनी जो है, होल्डिंग कंपनी जो है, उसने प्रोवाइडेड द कंपनी विद द साइंड इरिवोकेबल एग्रीमेंट्स बट नॉट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब देखो, होल्डिंग को तो फायदा होना है, तो उसके शेयर होल्डर्स अगर साइन करके भी दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है ना, कंपनीज एक्ट बेसिकली लॉ प्रिवेंट्स होल्डिंग कंपनी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मल वोट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शंस की वोटिंग में होल्डिंग कंपनीज को वोटिंग करना अलाउड नहीं होता। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में जब कंपनी लॉ हो तब डिस्कशन करेंगे। तो मेन जो कंसेंट चाहिए थी वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की चाहिए थी, या दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो उन अदर शेयर होल्डर्स की चाहिए थी जो होल्डिंग कंपनी के अलावा दूसरे शेयर होल्डर्स हैं। मेजॉरिटी की तो चाहिए ही नहीं थी, वो तो ऑब्वियसली कंसेंट दे ही देंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो यहां पर आप नहीं कह सकते हाई प्रोबेबल टेस्ट मेट हुआ है, एज आउटकम ऑफ फॉर्मल मीटिंग बाय द रिमेनिंग शेयर होल्डर इज टू अनसर्टेन। तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर है। और सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ में आएगा? नो एक्सेप्शन टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कब 1 ईयर, वैसे तो 1 ईयर के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन कब इसके एक्सेप्शन को कंसिडर किया जा सकता है। इफ डिले इज कॉज्ड बाय द इवेंट और सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। कुछ भैया हम तो लगे हुए बायर ढूंढने में, कोई मिलके नहीं राजी हो रहा, ठीक है, वैल्यूएशंस में डिले हो रहा है, लीगल प्रोसेस में डिले हो रहा है, तो इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एंड सफिशिएंट एविडेंस दैट द एंटिटी इज स्टिल कमिटेड फॉर सेलिंग प्लान, हमने अपनी तरफ से कोई विड्रॉ नहीं किया। तो भैया सर्कमस्टांसेस, अब कोविड आ गया, अब कोविड-19 की वजह से डिले हो गया, 8-9 महीने तक कोई मार्केट में बायर ही नहीं था, ठीक है, एक्टिवली मार्केट नहीं कर पाया आप उसको, ठीक है, तो लॉकडाउन लग गया, तो इस केस के अंदर एक्सेप्शन कंसिडर किया जा सकता है। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखिए, कुछ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। एंटिटी कमिटेड टू सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बायर इंस्पेक्शन आइडेंटिफाइज डैमेजेस एंड द एंटिटी विल मेक इट गुड। कुछ इंस्पेक्शन पे पता लगा कुछ खराब है और एंटिटी ने बोला ठीक है, ठीक करवा देंगे। टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर विल बी एक्सटेंड, हाउएवर एक्शंस आर इनिशिएटेड टू मेक गुड द डैमेज, और वो डैमेजेस ठीक करवाने में जो है 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। मतलब 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, 1 ईयर के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और कंपनी ने जो है उन डैमेजेस को ठीक करवाना शुरू कर दिया है। तो क्या हम यहाँ पर बोलें कि जो सेल है वो हाईली प्रोबेबल है? तो यस, हम कह सकते हैं हाईली प्रोबेबल टेस्ट मेट हो रहा है। एक्सेप्शन टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि जो डैमेजेस निकली हैं बायर ने बता दी और आपको ठीक करवानी है, तो दिस इज समथिंग बियॉन्ड द कंट्रोल, तो करवा के देनी ही पड़ेंगी। डिस्पोजल ग्रुप रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एंटिटी इन द माइनिंग इंडस्ट्री, कोई माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई एंटिटी है और वो अपने सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑपरेशन को डिस्पोज करना चाह रही है, बट डिस्पोज करने के लिए आपको रेगुलेटरी अप्रूवल, मतलब
जो भी माइनिंग मिनिस्ट्री है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन माइनिंग मिनिस्ट्री पे आप अप्रूवल के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो, रेगुलेटरी अप्रूवल कैन बी इनिशिएटेड, वो तभी आप स्टार्ट कर सकते हो जब आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्म परचेज कमिटमेंट, मतलब किसी बायर के साथ आप फर्म परचेज कमिटमेंट में एंटर करो फ्रॉम बायर विच इज हाईली प्रोबेबल विद इन 1 ईयर। जिस हिसाब से कंपनी एक्टिव है, लगता है कि इस तरह का फर्म परचेज कमिटमेंट 1 साल के अंदर आ जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक एंटिटी है उसके पास जो कि माइनिंग इंडस्ट्री में वो कुछ अपनी माइंस को डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, सिंपल सी बात, और डिस्पोज करने के लिए आपको रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री अप्रूवल तभी मिलेगा जब आप किसी बायर के साथ एग्रीमेंट करके उनके पास पहुंचे, तभी मिनिस्ट्री अप्रूवल देगी। और बायर के साथ फर्म परचेज कमिटमेंट, ये क्या होता है वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्म परचेज कमिटमेंट जो है हाईली प्रोबेबल है कि 1 साल में फाइनल हो जाएगी। तो यस, वी कैन से हाईली प्रोबेबल टेस्ट इज मेट, एक्सेप्शन टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर विल बी एप्लीकेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर एक्सेप्शन की क्या जरूरत है जब बायर जो है 1 साल के अंदर प्रोबेबल है कि फर्म परचेज कमिटमेंट साइन कर देगा। देखो यहां पर मेन चीज समझो, रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो कब मिलेगा, जब आप बायर के साथ फर्म परचेज कमिटमेंट ले लोगे। बायर से 1 साल में मिल जाएगा, उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि सरकारी काम होते हैं जनरली, तो टाइम लग जाता है। तो वहां पर आपकी एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो जाती है। Entity is committed to sell non-current asset. Active program initiated to trace the buyer as well as it is actively marketed. Also withdrawal of plan is unlikely. तो सारी कंडीशन ही लिख दी, पर कोई बायर ही नहीं मिलके दे रहा। ड्यू टू डिट्रॉइट मार्केट कंडीशंस, कोविड लगा लो, लॉकडाउन लगा लो, कुछ भी, तो यहाँ पर हाईली प्रोबेबल टेस्ट मेट है, एक्सेप्शन जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो होपफुली आपको ये क्लियर है कि सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5 कंडीशंस बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आया तो ये 5 चीजें आपको एज इट इज लिख के आनी पड़ेंगी। इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं चलने वाला है। जब तक आप ये 5 याद करके नहीं लिखोगे तब तक आपको इसकी केस स्टडी पे मार्क्स मिलने मुश्किल है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से एकदम प्रिपेयर करिए। और ये केस स्टडीज 1 और 2 और यहाँ पे 3 केस स्टडीज, 5 केस स्टडीज में से ही कोई सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल इन सब्सिडरी की। देखिए ये क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर होल्डिंग कंपनी ये प्लान कर रही है कि वो सब्सिडरी कंपनी के अपने शेयर्स बेच देगी, तो उस केस में सब्सिडरी के जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो हेल्ड फॉर सेल जो है होल्डिंग दिखाएगी। सेल प्लान बाय होल्डिंग कंपनी विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कंट्रोल of subsidiary shall classify all assets and liabilities of that subsidiary as held for sale. अब loss of control का मतलब क्या, बड़े ध्यान से समझना, जिसको मैंने अभी बोला कि सिंपली शेयर्स बेचने की प्लानिंग कर रही है। देखिए सपोज अगर इस समय एट प्रेजेंट होल्डिंग्स है सब्सिडियरी में आपकी 90% और आफ्टर डिस्पोजल आपकी जो होल्डिंग है वो 60% रह जाएगी। मतलब यू आर प्लानिंग टू सेल द 30% शेयर्स, जो होल्डिंग है वो 30% शेयर्स को सेल करने की प्लानिंग कर रही है। तो देखिए यहाँ पर इवन आफ्टर सेलिंग द शेयर्स जो कंट्रोल है वो होल्डिंग के हाथ में रहेगा। तो क्या वेदर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडियरी विल बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, इस केस में आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि आपका लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन अगर 90% शेयर्स हैं और आफ्टर डिस्पोजल जो है वो 40% होंगे, मतलब यू आर प्लानिंग टू सेल 50% शेयर, देखिए आफ्टर सेल जो है आपका कंट्रोल लूज हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी सब्सिडियरी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं सब्सिडियरी के वो क्लासिफाई होंगे एज हेल्ड फॉर सेल। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि इफ द होल्डिंग कंपनी इज प्लानिंग टू सेल द शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एंड सच सेल विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्रोल, देन सब्सिडियरी के जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो एज हेल्ड फॉर सेल दिखाए जाएंगे। दिस विल बी एप्लीकेबल इवन इफ द एंटिटी विल रिटेन अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इट्स फॉर्मर सब्सिडियरी आफ्टर द सेल, जिसका मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं असेट एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू सब्सिक्वेंट सेल क्या है। देखिए अगर एंटिटी ने असेट एक्वायर्ड किया और असेट एक्वायर्ड करते हुए ये बड़ा क्लियर है कि उसी समय आपको पता है कि आप असेट को इसीलिए एक्वायर कर रहे हैं क्योंकि इसे आप सब्सिक्वेंटली क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो उस केस के अंदर ऐसे असेट्स को आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नॉन करंट असेट एज हेल्ड फॉर सेल दिखा सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब ये क्या है? It will be classified as held for sale from acquisition date if both the following conditions are satisfied. बड़े ध्यान से देखिएगा।
पहली कंडीशन क्या है, इट इज हाईली प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो नॉन करंट असेट है विल मीट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कौन सा है जी यहाँ पर, तो क्राइटेरिया आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हैं कि इट इज अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन एंड सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। तो ये जो क्राइटेरिया जो आपने मेरे साथ दो कंडीशनें पढ़ी थी उसकी यहाँ पर बात कर रही है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन की। तो वो कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नॉन करंट एसेट जो है वो अपने क्राइटेरिया को मीट कर लेगा एज पर इंड एस विद इन शॉर्ट टाइम मतलब अगर 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन भी वो अपने क्राइटेरिया को मीट कर लेगा, इसके चांसेस हैं, ये हाईली प्रोबेबल है, तो आप उसको नॉन करंट असेट एज हेल्ड फॉर सेल दिखा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज्यादा लिबर्टी दी गई है। अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि आज उसने असेट परचेज किया, ठीक है, और उसको उसे सब्सिक्वेंटली सेल करना है, ठीक है, दो हो सकता है कि जब उसे असेट को एक्वायर किया गया हो तो उस केस के अंदर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंड एस 105 के क्राइटेरिया को मीट ना कर रहा हो। इट माइट बी उस समय वो अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन ना हो या सेल हाईली प्रोबेबल ना हो। बट अगर मैनेजमेंट को लगता है कि ये तो हाईली प्रोबेबल है कि विद इन 3 मंथ्स इंड एस 105 के दोनों क्राइटेरिया को हम मीट कर देंगे, तो अब वो वेरी बिगनिंग से उसको नॉन करंट असेट एज हेल्ड फॉर सेल ही दिखाएंगे। एंड 1 year रिक्वायरमेंट इज मेट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये पॉइंट ऐसे ही कवर अप हो जाता है क्योंकि जब लिख दिया विल मीट द क्राइटेरिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट लिखा हुआ है, अच्छी बात है। आप मेरी बात समझ गए। सेल ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स एक्सचेंज हैविंग कमर्शियल सब्सटेंस। अगर सेल का मतलब यहाँ पे एक्सचेंज से भी है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कंसिडरेशन है, एक्सचेंज ऑफ असेट्स हो रहा है तो उसको भी कवर अप किया जाएगा। सेकंड देखिए, इफ द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द नॉन करंट असेट एज हेल्ड फॉर सेल इज मेट after the reporting period, then it will not be classified as non-current asset held for sale in the financial statements when issued। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप इस लेवल पे आ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है 31 मार्च को अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली 31 मार्च को क्लोज नहीं होते, बाद में क्लोज होते हैं, फाइनलाइज होते होते टाइम लग जाता है। तो ऐसी केस में अगर कोई ऐसा नॉन करंट आपके असेट आपके पास था जो कि हो सकता है 10 अप्रैल को ये क्राइटेरिया शो कर रहा हो कि अब ये नॉन करंट एसेट एज हेल्ड फॉर सेल हमें दिखाना चाहिए, बट वो 31 मार्च को वो क्राइटेरिया नहीं शो कर रहा था, उस केस के अंदर ऐसे असेट्स को आप डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, बट उसे बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर आप एज नॉन करंट एसेट एज हेल्ड फॉर सेल नहीं दिखाएंगे क्योंकि 31 मार्च को वो क्राइटेरिया जो है कंप्लीट नहीं हो रहा था। ठीक है, criteria to classify the non-current asset as held for sale is not applicable for non-current assets held for distribution to owners। अगर हमने नॉन करंट असेट कुछ फिक्स्ड असेट्स हैं जो आप ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर होल्डर्स को या पार्टनर्स को व्हाटसोएवर, तो वहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स के लिए आपने कुछ नॉन करंट असेट्स रखे हुए हैं तो वहां पर उसे नॉन करंट असेट एज हेल्ड फॉर सेल दिखाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा, नॉन करंट असेट्स दैट आर टू बी अबंडन शैल बी क्लासिफाइड एज held as discontinued operation, not non-current assets held for sale। मतलब ऐसे non-current assets जिनको पूरी तरह से त्याग दिया गया है, मतलब उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करा, उन्हें ऑपरेशन से ही हटा दिया गया है, अबंडन कर दिया। देखिए अबंडन वर्ड का मतलब समझने की कोशिश कर, इसका मतलब है कि बेसिकली आपने उस असेट को एकदम रिजेक्ट कर दिया, आपने उसे हेल्ड फॉर सेल नहीं रखा है, बेचना उसे मकसद नहीं है, उसे आप कबाड़ में रिजेक्ट करके देंगे। तो बेसिकली ऐसे नॉन करंट असेट जिनको अबंडन कर दिया है उसे आप दिखाते हैं हेल्ड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, नॉट नॉन करंट असेट एज हेल्ड फॉर सेल। ऑल्सो असेट दैट आर टेम्परेरी टेकन आउट ऑफ यूज, कोई असेट अगर टेम्परेरी आउट ऑफ यूज है, नॉट ऑन परमानेंट बेसिस, इट इज आउट ऑफ यूज ऑन टेम्परेरी बेसिस, आर नॉट टू बी काउंटेड एज अबंडेंट, उसे आप अबंडेंट नहीं दिखा सकते। इट इज बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू कंटिन्यूइंग यूज, क्योंकि उसका कैरिंग अमाउंट आप इन फ्यूचर जब आप उसे यूज करना शुरू करेंगे तो रिकवर होगा। देखिए बिजनेस में काफी ऐसे असेट्स होते हैं जो 2-2, 3-3 साल के लिए कई बार यूज नहीं हो रहे होते और अचानक उनकी जरूरत दोबारा पड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे असेट्स को आप अबंडन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अबंडन मतलब कि हाँ जिसका तो एकदम फिक्स है कि अब ये यूज होगा ही नहीं, ठीक है, इसको आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर चुके हैं और सेल करना भी उसको इंटेंशन नहीं है। समझ में आई बात? तो ये फोर्थ पॉइंट जो है बहुत बहुत रेलिवेंट, बड़े ध्यान से इसे देखिए। मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट असेट्स
क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। देखिए अभी तक हमने देखा कि कब नॉन करंट असेट को एज हेल्ड फॉर सेल दिखाना है। तो अगर कोई पर्टिकुलर असेट नॉन करंट असेट जो है वो एज हेल्ड फॉर सेल हमने क्लासिफाई कर दिया, तो अब उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर किस वैल्यू पे दिखाएंगे, इसकी हम बात यहाँ करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, नॉन करंट असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, उसको आपने दिखाना है लोअर ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब जो उसकी बुक वैल्यू चल रही है, या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब आप उस असेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस पे दिखाएंगे, बुक वैल्यू पे या फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। बट फेयर वैल्यू में से आपको पहले कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल क्या है, मतलब जो उसकी एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट बेचने की आएगी। सपोज आपको जो नॉन करंट असेट है, जिसको मैं सिंपली अभी फिक्स्ड असेट बोल रहा हूँ, तो अगर उसे फिक्स्ड असेट को बेचने के लिए आपको कोई कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी या डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी, तो जो भी वो आ सकती है उसको आप फेयर वैल्यू में से लेस करेंगे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर ये एक्सपेक्टेड है कि जो सेल है वो 1 साल से ज़्यादा का समय लेगी, तो उस केस में जो कॉस्ट टू सेल है आप उसे प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आएंगे। मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज कैरिंग वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, फेयर वैल्यू जो थी वो थी 1.5 लाख, ठीक है, और कॉस्ट टू सेल है आपका 30,000। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए लेके चल रहा हूँ। अब सपोज लगता है हमें कि जो कॉस्ट टू सेल है 30,000 रुपीज़ तो है, लेकिन हम ये इनकर करेंगे आज से 2 ईयर्स के बाद। ये जो पीरियड है वो 1 ईयर से ज़्यादा का है। हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि 1 साल से भी ज़्यादा का हो सकता है। तो उस केस में कॉस्ट टू सेल को आप प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आएंगे। सपोज की प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है 25,000 रुपीज़, तो आप फेयर वैल्यू में से जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस करेंगे, ना कि 30,000 रुपीज़। और ये जो अब आप कहेंगे कि सर जब हम बेचेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट 30,000 है, हमने तो क्या किया, उस कॉस्ट टू सेल की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दी, इस 1.5 लाख में से 1,25,000 आ गया। बट उसकी जब हम कॉस्ट इनकर करने गए तो वो 30,000 आई, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आई। उस समय क्या करेंगे, तो एनी इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू सेल ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपने तो प्रेजेंट वैल्यू ली थी, तो उसको आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज फाइनेंसिंग कॉस्ट दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? श्योर, पक्का। तो वो जो 5,000 का डिफरेंस है वो फाइनेंसिंग कॉस्ट की तरह इन P&L में दिखाई जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद जिस दिन आप असेट को क्लासिफाई कर देते हैं एज हेल्ड फॉर सेल, उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद। डेप्रिसिएशन शेल बी इमीडिएटली स्टॉप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरिंग अमाउंट टू बी कंसीडर इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट एज हेल्ड फॉर सेल एंड डेप्रिसिएशन शेल बी इमीडिएटली स्टॉप। ये क्या लाइन लिखी हुई है? जो कैरिंग अमाउंट की आप बात कर रहे हो, मतलब बुक वैल्यू की बात कर रहे हो, कब लेनी है? जिस दिन आपने उसको एज हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया, उसी दिन आप मान के चलिए आपको उसकी बुक वैल्यू कंसीडर करनी और उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद। क्लियर? अब आगे के पॉइंट्स बहुत रेलिवेंट। इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बुक वैल्यू मैंने ली थी 1 लाख। अब मैं मान लेता हूँ कि फेयर वैल्यू जो है वो हमारी 90,000 है, ठीक है, और कॉस्ट टू सेल को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो हमारी 10,000 है, ठीक है। बुक वैल्यू 1 लाख, फेयर वैल्यू 90, कॉस्ट टू सेल 10। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमारा कितना आ गया? वो आ गया हमारा 80,000 रुपीज़, 90 माइनस 10, और बुक वैल्यू कितनी है हमारी? 1 लाख रुपए। तो अब हमें हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी है, लोअर ऑफ पे दिखाना है, तो हम कितने पे दिखाएंगे उसे? 80,000 का। अब उसकी बुक वैल्यू चल कितनी रही थी? 1 लाख रुपीज़, और हमें दिखाना कितने का है? 80,000 का। तो 20,000 रुपीज़ जो है इमीडिएटली हमें उसे P&L में लेकर जाना है। वही ये कह रहा है, इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लोअर, 80,000 है भाई, ये कितनी आ रही है? 80 आ रही है, इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना था? 1 लाख, ठीक है। सच लॉस, ये 20,000 का, विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस, और किस कैटेगरी में दिखाएंगे उसे? एज इम्पेयरमेंट लॉस। उसे आप एज इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो दिखाएंगे। और अगर सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट होता है एनी लॉस, तो उसको भी आप P&L में एज इम्पेयरमेंट लॉस ही दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? श्योर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वैसे हमें इम्पेयरमेंट में कवर करना है, बट यहाँ पर क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें देखने, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? जब आप ग्रुप ऑफ असेट्स को
क्लासीफाई करते हैं एज हेल्ड फॉर सेल, तो देखेंगे आप जहां जहां नॉन करंट असेट्स लिखा हुआ है साथ में डिस्पोजल ग्रुप्स जरूर लिखा हुआ है। डिस्पोजल ग्रुप्स क्या होगा? बेसिकली ग्रुप ऑफ असेट्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस डिस्पोजल ग्रुप के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, तो उस केस, और डिस्पोजल ग्रुप में तो मल्टीपल असेट्स होते हैं, तो उस केस के अंदर आप सबसे पहले जो वो इंपेयरमेंट लॉस है बिकॉज ऑफ दिस, ये इंपेयरमेंट लॉस इस वाले की बात हो रही है, तो वो सबसे पहले चार्ज होगा कहां से? गुडविल में, अगर उस डिस्पोजल ग्रुप में गुडविल भी है तो, और देयर आफ्टर प्रोपोर्शनेटली ऑन ऑल असेट्स एक्सेप्ट ऑन असेट्स हुज फेयर वैल्यू ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हैज नॉट डिक्लाइंड। अब ये क्या है, इसको हम एक प्रॉपर न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं। सपोज डिस्पोजल ग्रुप के अंदर 3 असेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट असेट है गुडविल, ठीक है, इसके अलावा कोई प्लांट एंड मशीनरी है और उसके अलावा कोई फर्नीचर है। इंपेयरमेंट लॉस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो थी वो लोअर थी कैरिंग अमाउंट से। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप गुडविल से चार्ज करो। सपोज गुडविल थी 10,000 रुपये की, ठीक है। अब आपको लॉस कितने का हुआ यहाँ पे? 20,000 का। तो सबसे पहले आपने 10,000 रुपये तो गुडविल से चार्ज कर ली, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बैलेंस बचा कितना? 10,000। तो वो 10,000 आप प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर से चार्ज करेंगे प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। लेकिन ऐसे असेट्स को एक्सक्लूड कर देंगे जिनकी फेयर वैल्यू ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हैज नॉट डिक्लाइंड, क्योंकि देखिए ग्रुप ऑफ असेट्स हैं तो हो सकता है कुछ की फेयर वैल्यू डिक्लाइन ना हुई हो और कुछ की फेयर वैल्यू डिक्लाइन हुई हो। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी के बाद इमीडिएटली, तो आपको बहुत अच्छा ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे। इसके बाद इम्पेयरमेंट गेन होता है ऑन रीमेजरमेंट। देखिए आपने यहाँ पे बात करी कि सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट हुआ और फिर भी लॉस हुआ, तो भी आप उसे P&L में दिखाएंगे इंपेयरमेंट लॉस। हो सकता है सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट पे इंपेयरमेंट गेन हो जाए, तो उस केस के अंदर जितना इंपेयरमेंट लॉस आपने P&L में रिकॉग्नाइज किया था अर्लियर, उस एक्सटेंट तक आप इंपेयरमेंट गेन जो है P&L में रिकॉग्नाइज कर देंगे और उसके ऊपर का जो अमाउंट है उसे आप पूरा का पूरा इग्नोर करेंगे। इसके ऊपर भी हम एक न्यूमेरिकल, अब पूरी वीडियो के अंदर इन दोनों पार्ट्स के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं।